प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में। तो शुरू करते हैं इससे जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या मूल अवधारणाओं के साथ। सबसे पहले हम आते हैं कि एज सेक्स स्ट्रक्चर या आयु लिंग संरचना क्या है। आयु लिंग संरचना को अक्सर एक साथ सम्मिलित रूप में जनसंख्या संरचना भी कहा जाता है, जो कि आयु और लिंग के संदर्भ में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को व्यक्त करता है। उदाहरण स्वरूप जैसे 60 साल से अधिक आयु के महिलाएं या 5 साल से कम उम्र के पुरुष आदि। फिर हम आते हैं कि जनसंख्या वितरण या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम जनसंख्या वितरण प्रतिरूप की बात करते हैं तो इसमें जनसंख्या के अध्ययन को दो संदर्भ में किया जाता है। सबसे पहले स्थानिक आवंटन या भौगोलिक क्षेत्र, और दूसरा है विभिन्न आयु वर्गों या समूहों में जनसंख्या का आकार। जहाँ तक जनसंख्या का स्थानीय वितरण का सवाल है तो ये विभिन्न देशों, राज्यों, जिलों या किसी अन्य स्थानिक इकाइयों में जनसंख्या के आकार को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये विभिन्न देशों के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आकार का भी वर्णन करता है। जनसंख्या वितरण विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या से भी संबंधित है। साधारणतः 5 वर्षीय आयु समूह को माना जाता है, जैसे कि 0 से 4, 5 से 9 आदि। ऐसे 5 वर्षीय आयु वर्गों में जनसंख्या वितरण का अध्ययन महिला तथा पुरुषों के संदर्भ में अलग अलग से भी किया जा सकता है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन या जनसंख्या संरचना के बारे में। और जनसंख्या संरचना असल में जनसंख्या के किसी विशेष पहलू से संबंधित है, जैसे कि आयु संरचना, लिंग संरचना, सामाजिक संरचना, जिसमें हम अलग अलग धार्मिक वर्गों या धार्मिक समूहों को ले सकते हैं, आर्थिक संरचना, जैसे जनसंख्या के विभिन्न वर्ग कैसे अलग अलग व्यवसायों में है, ऐसे आदि। अब हम आते हैं कि जनसंख्या संरचना के अध्ययन का महत्व क्या है। देखा जाए तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अध्ययन 2 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पहला नियोजन के दृष्टिकोण से और दूसरा सामाजिक अनुसंधान या शोध के दृष्टिकोण से। नियोजन के दृष्टिकोण से जनसंख्या संरचना का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। किसी जनसंख्या की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का आकलन करना, जैसे कि स्कूल जाने वाली आबादी कितना है। फिर आयु और लिंग द्वारा विभेदित जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाना, जैसे कि नौकरी, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। किसी भी जनसंख्या में मौजूद ग्रामीण और शहरी अंतरों पर विचार करना चाहिए, चाहे वो आवास की ज़रूरत हो या शिक्षा व्यवस्था की, और जनसंख्या की किसी भी ज़रूरत के वांछित आकार का पता लगाना। सामाजिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से जनसंख्या संरचना का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच के अंतर संबंध को समझना,
पर्यावरण पर तेजी से जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को समझना और प्रजनन दर, मृत्यु दर, प्रवास तथा नगरीकरण पर पारिस्थितिक कारकों के प्रभाव को समझना। क्योंकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि कोई भी भौगोलिक अध्ययन में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा या महत्वपूर्ण थीम है वो है मानव और प्रकृति के अंतर संबंध। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेजर्स या सामान्य उपायों के बारे में जिससे किसी भी जनसंख्या के आयु लिंग संरचना का पता लगाया जा सकता है। शुरू करते हैं आयु संरचना से। सबसे पहले जो उपाय इसमें काम में लिया जाता है वो है साधारण प्रतिशत या परसेंटेजेस। और जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन के लिए तथा अलग अलग आयु या आयु वर्गों में जो जनसंख्या के हिस्से को पता लगाने के लिए प्रतिशत की गणना की जा सकती है। प्रतिशत की गणना करने के लिए प्रत्येक आयु या आयु वर्गों की जनसंख्या को 100 से गुना किया जाता है और गुणनफल को सभी आयु के कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार लिंगों के आधार पर भी आयु वितरण खोजा जा सकता है। जो अगला उपाय है वो है मीडियन या माध्यिका। क्योंकि अंकगणितीय माध्य की विषमता अगर हम ध्यान में रखते हैं तो माध्यिका को सर्वाधिक परिशोधित और पारंपरिक विधि माना गया है किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए, खास करके आयु वितरण के संदर्भ में। ये वह आयु है जो किसी भी जनसंख्या को 2 समान भागों में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए माध्यिका आयु जो है वो है 24 वर्ष, 24 साल। तो यानी कि 24 साल से 24 साल जो आधा जनसंख्या है वो 24 साल से नीचे पाया जाएगा और जो दूसरे आधी जनसंख्या है वो 24 साल से ऊपर पाया जाएगा। जैसे जैसे देखा गया है कि आजकल क्योंकि हम वृद्धिोन्मुखी जनसंख्या के या पॉपुलेशन एजिंग के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या अध्ययन में। तो इस पॉपुलेशन एजिंग या वृद्धिोन्मुखी जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए हम हमेशा माध्यिका को काम में लेते हैं। फिर हम आते हैं एज डिपेंडेंसी रेशियोज, जिसको हम निर्भरता अनुपात या आयु सूचकांक भी कह सकते हैं। किसी भी 2 आयु समूहों के आकार की तुलना करने के लिए आयु सूचकांकों या निर्भरता अनुपातों को काम में लिया जाता है। निर्भरता अनुपात या आयु सूचकांक विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे बाल निर्भरता अनुपात, जो बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 साल के आयु वाले जनसंख्या और प्रौढ़ या अडल्ट आयु वर्ग यानी 15 से 59 या कभी कभी 64 साल के आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का अनुपात है। अगर बाल निर्भरता के प्रतिशत निकालना है तो इस अनुपात को 100 से गुना कर सकते हैं। वैसे ही वृद्ध निर्भरता अनुपात, जो 60 साल से अधिक आयु वाले जनसंख्या और प्रौढ़ आयु वर्ग के जनसंख्या का अनुपात है। इस आयु सूचकांक का भी हम प्रतिशत अगर निकालना चाहे तो 100 से गुना करके निकाल सकते हैं। और अगर हम बाल निर्भरता अनुपात और वृद्ध निर्भरता अनुपात को जोड़ेंगे तो हमें कुल निर्भरता अनुपात प्राप्त हो सकता है। फिर हम आते हैं लिंग संरचना पर।
लिंग संरचना को निर्धारित करने का सामान्य या सार्वजनिक उपाय है लिंग अनुपात। पर लिंग अनुपात भी दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसे हम मैस्कुलिनिटी रेशियो कह सकते हैं, जब पुरुषों को न्यूमरेटर या अंश में और स्त्रियों को डिनोमिनेटर या विभाजक में रखा जाता है। और अगर इसके विपरीत स्त्रियों को अंश में और पुरुषों को विभाजक में रखा जाता है तो इसे हम फेमिनिनिटी रेशियो कहते हैं। भारत के संदर्भ में लिंग अनुपात हमेशा फेमिनिनिटी रेशियो के रूप में ही निकाला जाता है। लिंग अनुपात या तो प्रति 100 या 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं हैं अगर फेमिनिनिटी रेशियो है तो, या फिर प्रति 100 या 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं निकाला जाता है अगर मैस्कुलिनिटी रेशियो है तो। लिंग अनुपात वैसे 3 प्रकार के होते हैं। जन्म के समय मिलने वाले लिंगानुपात, जिसे प्राकृतिक लिंगानुपात यानी नेचुरल सेक्स रेशियो अथवा सेकेंडरी सेक्स रेशियो या द्वितीयक लिंगानुपात कहा जाता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्भ धारण के समय मिलने वाले लिंगानुपात, जिसे प्राइमरी या प्राथमिक लिंगानुपात कहा जाता है, और मृत भ्रूण के लिंगानुपात। और ये जो दूसरा है मृत भ्रूण के लिंगानुपात, ये हमारे खास करके भारत में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि पीसीपीएनडीटी एक्ट को बनाया गया है इसको रोकने के लिए, पर फिर भी आज भी शायद हमारे समाज में इस कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिलता है। फिर दूसरा है मृत व्यक्तियों का लिंगानुपात। और देखिए, भारत देश में जहाँ कन्या भ्रूण हत्या या 0 से 6 आयु वर्ग में अधिक पुरुष पाया जाता है, जहाँ तक आयु संभाव्यता की बात है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है, तो बायोलॉजिकली महिलाओं के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं। और इसलिए अगर आप वृद्ध आयु वर्ग में देखोगे, यानी 60 साल से अधिक आयु वर्ग में, तो वहाँ पर आपको फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग मिलेगा, यानी वृद्ध आयु वर्ग में महिला जनसंख्या के आधिक्य देखा जा सकता है। और तीसरा है प्रवासियों का लिंगानुपात या जनगणना के समय मिलने वाले लिंगानुपात, जिसे टर्शरी या तृतीयक लिंगानुपात कहा जाता है। और अगर हम केरला के बात करें तो जैसे केरला में हमें अक्सर देखा गया है कि जो लिंगानुपात है वो उसमें महिलाओं की आधिक्य ज़्यादा देखने को मिलता है। पर इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन जो सामने आया है वो ये है कि शायद वहाँ से पुरुषों का प्रवास दूसरे देशों में अधिक है, और जब जनगणना के समय में कौन घरों में मिलते हैं वो है महिलाएं। तो शायद ये भी एक कारक हो सकता है जिसके वजह से केरला में जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के फेवर में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि किसी भी स्थान के जनसंख्या को निर्धारित करने वाले मुख्य 3 कारक हैं, जैसे प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। और इन 3 कारकों का जनसंख्या संरचना पर प्रभाव को जाना जा सकता है आयु लिंग आंकड़ों द्वारा, जिसे हम एक पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। किसी भी एज, सेक्स या आयु लिंग पिरामिड में पुरुष जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में एक
ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन के बाएं ओर एक्स एक्सिस में दर्शाए जाते हैं और स्त्री जनसंख्या को उस रेखा की दाईं ओर, और वाई एक्सिस में 0 से लेकर साधारणतः 5 वर्षीय आयु वर्ग को दर्शाया जाता है। धन्यवाद।